हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेवी स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10th के प्री बोर्ड आने वाले हैं, उसको लेकर हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जो हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी से, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो होने वाली है वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एग्जाम देने जाने से पहले ज़रूर इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा और याद करके जाइएगा, ठीक है। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि NH1 जो है उसके उससे जो कौन से दो शहर जुड़ते हैं, हमें उन दो शहरों का नाम बताना है। तो वो है दिल्ली और अमृतसर। और जो भारत है उसमें कुल कितने रेलवे जोन है? तो मैं बता दूं, जो भारत है ना हमारा, उसमें 16 जोन है रेलवे के, ठीक है। और जो भारत है उसमें किस राज्य में सबसे अधिक तथा सबसे कम सड़क घनत्व है, मतलब कौन से राज्य में सबसे अधिक और सबसे कम जो सड़क घनत्व है, हमें वो बताना है भारत के। तो सबसे अधिक की बात करें हम तो वो केरल में है, और सबसे कम की बात करें हम तो वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आप पता भी कर सकते हैं, आप अपने कंडीशन के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतने सड़कें कम क्यों हैं और केरल में क्यों ज्यादा है, ठीक है। और उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है, हमें बताना है कि जो हमारा उत्तर भारत है उसमें सबसे व्यस्ततम अगर हम बात करें तो कौन सा जंक्शन है, तो वो मुगल सराय जंक्शन जो है वो बिल्कुल व्यस्ततम जंक्शन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसके दो घटक कौन से होते हैं। तो ऑब्वियसली आयात और निर्यात, लाना और ले जाना। तो ये क्या है, हमारे दो घटक है किसके, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के, ठीक है। और हिंदी के अतिरिक्त किन दो भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक जो है समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो वो है अंग्रेजी और उर्दू। भारतीय व विदेशी फिल्मों को सत्यापन करने वाले जो प्राधिकरण है वो कौन सा है, हमें उसका नाम बताना है। तो वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। अगर हम सबसे लंबी गैस पाइपलाइन की बात करें तो वो कौन सी है, तो वो है हजीरा, जिसको हम HVJ पाइपलाइन भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की हमें विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो ये क्या है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है ये 6 लेन वाला महामार्ग है। और इसको स्वर्णिम चतुर्भुज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और जो कोलकाता है उसको कुछ इस प्रकार से जोड़ता है। अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है, तो इसीलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो क्योंकि ये 6 लाइन वाला महामार्ग है और ये जो है भारत की ना मेगा सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जैसे मैंने बताया, इन चारों को जोड़ता है, जो भारत की कौन सी है, मेगा सिटीज में आते हैं, ठीक है। और ये जो मेगा सिटीज है ना, इनके बीच की जो दूरी है और जो समय है उसको कम कर देता है, क्योंकि ये हाईवे की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है, ये जो मेगा सिटीज हैं इनके बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो जाती हैं, जिससे लाना ले जाना, आना जाना इजी हो जाता है, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, NHAI जो है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर कई बार क्वेश्चन ये भी आता है स्वर्णिम चतुर्भुज किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो NHAI या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में, ठीक है। और ये जो है हमारे देश की एक प्रमुख सड़क विकास परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत की सड़कों का उनकी क्षमता के आधार पर हमें वर्गीकृत करना है, कि उनकी क्षमता कितनी है उसके आधार पर हमें वर्गीकृत करना है। तो अगर हम बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है महामार्ग जो है वो 6 लेन वाला महामार्ग है। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। स्वर्णिम जो मेगा सिटीज है उनको जोड़ते हैं, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो देश के जो दूरस्थ स्थान होते हैं ना, जहाँ से पहुंचना मुश्किल होता है, उनको जोड़ते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, दूरस्थ जो भाग होते हैं। और अगर हम राज्य महामार्ग की बात करें तो ये राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं, जिला का जो मुख्यालय होता है उसको राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं। और जो जिला मार्ग होते हैं वो जिला के प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। जिला के जितने भी कोई पर्टिकुलर जिला है उसमें जितने प्रशासनिक केंद्र हैं उसको जोड़ता है जिला मुख्यालय से, ये जो जिला मार्ग होता है, ठीक है। और अगर हम सीमांत सड़कों की बात करें तो ये क्या करते हैं, सीमा सड़क संगठन इनका निर्माण करती है। और ये क्या होता है, खासकर मिलिट्री में काम आते हैं, उनको मिलिट्री को कुछ पहुंचाना है, या क्या जो दूर और जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहां पे भी पहुंचने में जो सीमांत सड़कें होती है ना, सीमा से लगी हुई होती है, सीमा तक जाती हैं, इसलिए इनको सीमांत सड़कें भी कहा जाता है। ये वाली जो सड़क है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधनों को
अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है? आपने जैसे इस चैप्टर के नाम में भी ध्यान दिया होगा कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, परंतु हम बात कर रहे हैं परिवहन और संचार के बारे में। पर तो ऐसा क्यों है? हम क्यों कहते हैं परिवहन और जो संचार है उसको किसी भी पर्टिकुलर देश के अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं? तो आप कुछ इस प्रकार बता सकते हैं कि जो हमारा परिवहन जो होता है और जो संचार है, उसके विभिन्न साधन जो है वो एक दूसरे के पूरक है। देखिए, अगर हम बात करें परिवहन की, तो परिवहन क्या है? अगर आपको कोई भी वस्तु लेके यहाँ से वहां जानी है, कोई फैक्ट्री में उत्पाद हुआ और परिवहन ही नहीं है आपके पास, तो आप मार्केट तक कैसे लेके जाएंगे, राइट? और अगर मार्केट में आ भी जाता है, तो आप मार्केट से लेकर अपने घर तक कैसे जाएंगे अगर परिवहन के सच्चे अच्छे हमारे पास रास्ते नहीं है, और अगर परिवहन नहीं है तो आपको कहीं जाना होगा तो आप कैसे जाएँगे, राइट? तो ये सभी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है परिवहन की वज़ह से, ठीक है? और संचार अगर नहीं होगा, कम्युनिकेट कैसे कर पाएँगे आप? अगर हम अभी देखते हैं फ़ोन कॉल तुरंत कर लेते हैं, किसी भी काम होता है, तो इस वज़ह से संचार जो है वो भी एक-दूसरे के पूरक है, परिवहन भी और संचार भी। और जो देश और जो विदेश होता है, उसके दूर स्थित जो इलाके हैं उसको एक-दूसरे से मिलाते हैं। जो परिवहन है और जो संचार है, उसी की वजह से तो हम देश हो चाहे विदेश हो, उसके दूर जितने भी स्थित इलाके हैं उनसे कनेक्ट हो पाए हैं, एक-दूसरे से मिल पाए हैं, राइट? और जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या है ना कि जो राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है, उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो आपने देखा भी होगा कि जब से जो परिवहन की सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं, सड़कें अच्छी बनी हैं, हर चीज़ में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई हैं, तो क्या हो रहा है कि राष्ट्रीय पर्यटन हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हो, उसको भी बढ़ावा मिला है, राइट? और जो विदेशी मुद्रा है उसकी भी प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा कि हम वस्तुओं को लाएँगे, ले जाएँगे बिकॉज़ ऑफ अच्छा परिवहन है हमारे पास, दैट्स व्हाई। तो उससे क्या होगा, हमारे पास विदेशी मुद्रा भी आएगी, राइट? और जीवन जो है वो आरामदायक और सुविधापूर्ण भी हो गया, हमारे पास सुविधाएँ उपलब्ध हो गई हैं और आरामदायक भी हो गई हैं। पहले लोगों को मीलों चलकर जो दूरी थी वो पूरी करनी पड़ती थी, राइट? और जो सारा देश है वो आपातकाल में एकजुट भी हो सकता है। अगर कोई आपातकाल आ जाता है, तो सारा देश जो है वो एकजुट भी हो सकता है। तो ये सब किसकी वज़ह से पॉसिबल है? ये सब परिवहन और संचार की वज़ह से ही तो पॉसिबल है। अगर संचार होगा तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई या आपातकाल आ गया तो हमें भागना है, या परिवहन रहेगा तभी तो हम यहाँ से जा पाएँगे, राइट? तो ये जो परिवहन है और जो संचार है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में। इसीलिए इनको जीवन की रेखाएँ कहा जाता है, राइट? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो सड़क परिवहन है उसके महत्व को हमें 4 बिंदुओं में स्पष्ट करना है। जो सड़क परिवहन है भारत में, हमें उसके महत्व को बताना है। भारत जो है वो सघन सड़क जाल वाले देशों में से एक है। मतलब इनके यहाँ पे सड़कों सड़क बहुत है, सड़कों का एक तरह से जाल है, ठीक है? और माल परिवहन के लिए सर्वोत्तम है। माल परिवहन के लिए जो हमारे पास सड़कें होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम होती है। और अगर आपको छोटी दूरी के लिए ट्रैवल करना है, तो उसके लिए भी सबसे अच्छा साधन है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी-सी दूरी करना है, तो उससे के आप ट्रेन से नहीं जाएँगे, एरोप्लेन से नहीं जाएँगे। आपको 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 घर से घर तक सेवा जो है और वो नहीं दे पाएगा, आपको स्टेशन पहले पहुँचना पड़ेगा, तब आप कहीं जा पाएँगे, राइट? पर सड़कों के द्वारा क्या है, आप बिल्कुल द्वार से द्वार तक सेवा उपलब्ध ले सकते हैं, और छोटी दूरी में अच्छा भी होता है और सस्ता भी पड़ता है। और ये जो है सस्ता और अच्छा साधन भी है। तो ये जो है वो हमारी सड़कों का महत्व है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो भारत है उसमें पर्यटन का क्या मतलब है? 3 बूंदों में हमें स्पष्ट करना है कि पर्यटन का क्या मतलब है। तो पर्यटन उद्योग जो है वो एक महत्वपूर्ण उद्योग है। जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा, दिन में दिन जो पर्यटन है वो बढ़ते जा रहा है। उसमें पर्यटन उद्योग में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है। और जो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, ये 26 लाख से अधिक पर्यटक जो है वो भारत आते हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो हर साल 26 लाख से भी अधिक जो पर्यटक हैं वो भारत आते हैं, और लगभग 150 लाख जो व्यक्ति हैं वो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। 150 लाख लोग पर्यटन उद्योगों से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रैवल के साथ-साथ होटल भी चाहिए होता है। होटल के साथ-साथ कई ऐसे जो छोटे-छोटे अ, आस-पास के लोग होते हैं, अपने दुकान खोल के रखे होते हैं, तो पर्यटक अगर घूमने आते हैं, तो वो वहाँ से भी कुछ खरीदते हैं, जहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ के भी दुकानों से कुछ खरीदते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आपस में मिलकर 150 लाख से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, व्यक्ति जो है पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं।
जैसे कि राजस्थान, गोवा, दक्षिण भारत जो है, उसके प्रमुख नगर जो हैं वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। आपने देखा भी होगा ज़्यादातर फॉरेनर्स राजस्थान, गोवा में भी आते हैं, है ना? और पर्यटक तो वैसे इंडिया के लोग भी बहुत करते हैं, पर अगर हम विदेशी पर्यटकों की बात करें तो लगभग 26 लाख केवल भारत में आते हैं हर साल, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम कि राष्ट्रीय महामार्ग की हमें 4 विशेषताएँ बतानी है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले स्वर्णिम चतुर्भुज और सड़क परिवहन की विशेषता है। अब हम देखते हैं जो हमारा राष्ट्रीय मार्ग होता है, उसकी 4 विशेषताएँ बतानी है। मैं आपको बता दूँ अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना रहा हो, तो आप चैप्टर की वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाई गई हैं। यहाँ पे हम एक रिकॉल के लिए सिर्फ़ क्वेश्चन्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ को एकदम एक्सप्लेन करके नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है? अगर आपको अच्छे से डिटेल में नॉलेज लेनी है, तो प्लीज़ जाइए और वीडियो चैप्टर्स की चेकआउट करिए, ठीक है? तो अगर हम राष्ट्रीय महामार्ग की बात करें, तो ये जो महामार्ग होते हैं, वो एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाते हैं और इनका जो रख-रखाव है ऑब्वियसली केंद्रीय सरकार के देख-रेख में होगा क्योंकि राष्ट्रीय महामार्ग है ना? और इनकी कुल लंबाई जो है वो 52,000 किलोमीटर होती है और ये कुल सड़कों की लंबाई का 2% है। हमारे पास जितने भी टोटल सड़कें हैं उसकी अगर टोटल लंबाई की बात करें तो उसका 2% हमारे पास राष्ट्रीय महामार्ग है। और मैंने आपको बता दूँ कि चैप्टर की वीडियो में आपको सभी सड़कों के बारे में डिटेल बता रखा है, राष्ट्रीय महामार्ग क्या होता है, राज्य महामार्ग क्या होता है, ठीक है? जिला महामार्ग क्या होता है, ठीक है? अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत है, उसके 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों के नाम लिखने हैं हमें। जितने भी हमारे पास हवाई पत्तन हैं, जो 4 प्रमुख है भारत के, हमें उसके नाम बताने हैं। तो पहला अगर मैं बात करूँ तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो चेन्नई में जो मीनामक्कम है और थर्ड की अगर हम बात करें तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जो है ये प्रमुख हवाई पत्तन है भारत के 4, ठीक है? आप इसको ज़रूर अच्छे से समझ के जाना, याद करके जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वायु परिवहन के महत्व को 4 बिंदुओं में स्पष्ट करना है हमें कि वायु परिवहन जो है उसका क्या महत्व है, हमें उसके बारे में बताना है। तो बेसिकली ये जो परिवहन है वो बहुत आरामदायक होता है, ठीक है? हालाँकि कॉस्टली होता है, थोड़ा महँगा होता है, बट बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है और इसमें आपको दर्जा भी अच्छा मिलता है कि अच्छा आपने एरोप्लेन से ट्रैवल किया है एंड ऑल। दुर्गम स्थानों के लिए बहुत उपयुक्त है, जैसे कि होता है ना जंगलों के बीच में आप नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पे पेड़ भी जा सकता है, कोई खाई में जाना है, तो वहाँ पे भी आप पहुँच सकते हैं एरोप्लेन के थ्रू, राइट? तो इस वज़ह से भी वायु परिवहन जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और कम समय में अगर आपके पास टाइम नहीं है और बहुत लंबी दूरी तय करनी है, तो उसके लिए भी बहुत उपयुक्त साधन है। हालाँकि ये महँगा ज़रूर होता है, हर किसी के कैपेबल नहीं होता है ये, राइट? पर इसके कुछ इम्पोर्टेंस भी हैं महत्व भी ये है, ठीक है? आप अपनी तरफ से भी और ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आई विल से कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जो स्थानीय व्यापार है, उसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो अगर हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करें, तो ये क्या होता है 2 देशों के बीच में होता है। ऑब्वियसली अंतरराष्ट्रीय है, तो एक देश और दूसरा देशों के बीच में होगा ये वाला व्यापार और ये बड़े पैमाने पे होगा। ऐसा तो नहीं है कि देश के अंदर ही हो रहा है, बड़े लेवल पे होगा ऑब्वियसली 2 देशों के बीच में हो रहा है, अलग-अलग देशों के बीच में हो रहा है, राइट? और विदेशी मुद्रा का आदान-प्रदान होता है क्योंकि एक देश से दूसरे देश वस्तु जाती है और दूसरे देश से एक देश वस्तु आती है। इस वजह से विदेशी मुद्रा का आदान-प्रदान होता है और पूरे जो लोकहित है, उसमें आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, जितने भी लोकहित होते हैं, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और दूसरी ओर जो स्थानीय बाज़ार व्यापार होता है, वो क्या होता है? गाँव, कस्बा या जो शहर होता है, उसी के बीच में होता है और ऑब्वियसली ये छोटे पैमाने पे होगा और देश की जो पूँजी है, वो उसी देश में रहती है, इसमें किसी भी प्रकार की विदेशी मुद्रा नहीं आती है और क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताएँ इससे पूरी होती है, जो किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के जो लोग होते हैं, उनकी आवश्यकताएँ इससे पूरी होती है। तो आई होप कि आपको ये दो दोनों के बीच में डिफरेंस है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो स्थानीय व्यापार के बीच में, वो आपको समझ में आया होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेल परिवहन किन 3 समस्याओं का सामना कर रहा है, व्याख्या कीजिए। हालाँकि रेलवे परिवहन ने हमें बहुत हेल्प करी है, इसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसने। पर इसके सामने भी रेल परिवहन के सामने भी समस्याएँ हैं, वो क्या है हमें बताना है। तो सबसे पहला रीज़न कि यात्री जो है बिना टिकट के यात्रा करते हैं, ख़ासकर ये समस्याएँ भारत में है और जो रेल है
रेल संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाते हैं। आपने देखा भी होगा बेवजह से लोग चेन खींच देते हैं, चेन को तोड़ देते हैं, तो बेवजह से संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। रेल में चोरी की घटनाएं भी होती हैं और सिग्नल प्रणाली पुरानी हो गई है, जिसके कारण क्या होता है दुर्घटना भी। सिग्नल प्रणाली जो है वो भी बहुत पुरानी है, इसकी वजह से दुर्घटना भी बहुत होता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो भारतीय रेल को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पाइपलाइन परिवहन क्या है और नुकसान और विशेषताएं बतानी है हमें इसकी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया परिवहन का तरीका है, तो इस वजह से ना इसको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हालांकि आपके एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी ट्रैवल के बारे में, किसी भी परिवहन के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप सभी को पढ़ के जाना। पर अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, पाइपलाइन परिवहन के बारे में। अगर मैं पाइपलाइन परिवहन के बारे में बताऊँ, तो ये क्या होता है ना, इसमें पाइपों के थ्रू ट्रैवल किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा ना, आपके घर में पानी आता है, वो भी पाइपलाइन परिवहन है। आप अब क्या हो गया, एलपीजी की जो गैसें हैं, वो भी पाइप के थ्रू आने लग गई है। तो वो भी क्या है, पाइपलाइन परिवहन ही है। तो पाइपलाइन परिवहन क्या होता है, लंबी दूरी तक जो तरल पदार्थ होते हैं और जो गैस पदार्थ होते हैं, उनके परिवहन का सबसे उपयुक्त और कुशल तरीका है। कि और इसकी अगर मैं नुकसान की बात करूँ तो इससे ना आप ठोस पदार्थ नहीं ले जा सकते, जैसे कि कोई पत्थर लेके जाना, बिल्कुल नहीं। आप जो जो तरल पदार्थ और गैस पदार्थ होते हैं ना, केवल वही यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ जो कि स्लरी में परिवर्तित, अगर ठोस लेके जाना है तो उसको स्लरी में परिवर्तित कर दिया जाता है। और अगर वो उस स्लरी में परिवर्तन करने के लायक है तो उसको भी पाइपलाइनों के द्वारा ले जाया जा सकता है। और ये जो है परिवहन के अन्य साधनों जैसे कि सड़क, रेल आदि की तुलना में ना सुरक्षित है और दुर्घटना मुक्त। ऑब्वियसली इससे कोई दुर्घटना नहीं होती और सुरक्षित भी होता है। और इससे क्या होता है, पहाड़ों और पहाड़ियां जो होती हैं और जो पानी के नीचे भी इसको बिछाया जा सकता है। और जो कठिन इलाके होते हैं ना, वहां पर भी इसको आसानी से बिछाया जा सकता है। तो ये तो हो गए कुछ इसके विशेषताएं, ठीक है। और इसका क्या है कि जो प्रारंभिक लागत को छोड़कर इसके रखरखाव में भी उतना खर्च नहीं आता। स्टार्टिंग में जितना पैसा लग गया, उसके बाद इसके रखरखाव में उतना खर्च नहीं आता है। और इसके कारण क्या है, ये एक बहुत ही सस्ता साधन भी होता है। और यह जो है परिवहन जो है वो ऊर्जा की बचत करता है। ऑब्वियसली आपको ट्रैवल करना है, गाड़ी से अगर आप जा रहे हैं तो आपको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, राइट। तो ऊर्जा खपत होती है इसमें, पर इसमें क्या है, किसी भी तरह का कोई ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो ये परिवार पर्यावरण के अनुकूल भी है, साधन सस्ता भी है और इजीली पहुंच भी जाता है, इसमें दुर्घटना भी नहीं होती है। तो ये सभी क्या इसकी विशेषताएं है। बट दूसरी ओर अगर हम इसकी नुकसान की बात करें, तो पहला नुकसान तो यही कि आप इससे केवल तरल और गैसीय ले जा सकते हैं या अर्ध तरल वस्तुएं ले जा सकते हैं, ठोस वस्तुएं नहीं ले जा सकते हैं। और जो ठोस वस्तु होती है जैसे कि लोहा हो गया, कोयला हो गया, इनको इनको परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है बिल्कुल भी ये जो पाइपलाइन परिवहन है। और क्योंकि इसमें प्रारंभिक लागत बहुत अधिक लगता है, तो ये भी एक नुकसान हो सकता है इसका। और इसमें क्या है, रिसाव और जो पाइप है, वो क्या होता है ना, कई बार पाइप टूट जाता है बीच में, रास्ते में कहीं टूट गया तो पता ही नहीं चलता, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पाइप टूटा कहाँ से, आखिर लीकेज हो कहाँ से रही है, राइट। तो इससे क्या होता है, टूटने का भी खतरा होता है इसे। और ये जो है प्राकृतिक और जो मानवीय खतरा है उससे सुरक्षित बनाना एक मुश्किल काम है। क्योंकि अगर गैस जा रही है पाइप के थ्रू, तो अगर कहीं से फट गई तो नुकसान हो सकता है ना। अगर तो इस वजह से मानवीय जो लोग हैं और जो प्रकृति है उससे बचाना भी मुश्किल है, इसका सुरक्षा करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये कुछ नुकसान है पाइपलाइन परिवहन के, राइट। अब हमें सड़क परिवहन की 4 समस्याओं का वर्णन करना है। अभी हमने देखा सड़क परिवहन के महत्व थे, अब हम समस्याओं के बारे में देखेंगे। तो अगर हम बात करें समस्याओं की, तो यात्रियों की संख्या और माल ढुलाई की अधिकता को देखते हुए जो सड़क जाल अपेक्षाकृत कम है। जिस हिसाब से लोगों के पास गाड़ियां हैं, जिस हिसाब से जनसंख्या है, जिस हिसाब से माल को ढुलाया जाता है, उस हिसाब से जो सड़कें हैं ना, वो बहुत कम है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। 50% सड़कें जो है कच्ची हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वर्षा होती है तो इसमें ये जो सड़कें होती है वो अनुपयोगी हो जाती हैं, ठीक है। और अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं, क्योंकि सड़कों की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। और क्योंकि सड़क जो है सकरी होती है, पतली होती है, और यातायात अधिक होने के कारण, सड़कें पतली है और यातायात अधिक है, गाड़ियां अधिक है, उसके कारण क्या होता है, ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी बनी रहती है और वर्षा जब आती है तो अनुपयोगी भी हो जाती है, राइट। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो सड़क परिवहन के सामने आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हमें 3 रेलवे क्षेत्रों व उनके मुख्यालयों के नाम बताने हैं। हमें 3 रेलवे क्षेत्र बताने हैं
और उसके मुख्यालय की। तो अगर हम उत्तरी रेलवे क्षेत्र की बात करें तो वो नई दिल्ली, और पश्चिम रेलवे क्षेत्र मुंबई, दक्षिण रेलवे क्षेत्र चेन्नई। राइट, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे हैं सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से समझ के जाइएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।